कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है उसे मैंने लिखा है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। उसे मैंने आइसोमेरिज्म का नाम नहीं दिया है। हाँ, आइसोमेरिज्म चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आइसोमेरिज्म नहीं है। आइसोमर्स होने के लिए एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और दोनों मॉलिक्यूल का आपस में रिलेशन होता है आइसोमेरिज्म। लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में एनर्जेटिकली कैसे अलग हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो हम सीख लेते हैं। तो हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है इथेन। इथेन 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक हम लोग सोच रहे हैं सोहर्स प्रोजेक्शन से, एक हम लोग सोच रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ सोहर्स प्रोजेक्शन। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में आपको पता है कि फ्रंट कार्बन जो होता है उसको और बैक कार्बन को इस तरीके से सोचा जाता है। मतलब ये वाला आपका एक कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होंगे। इसी तरह ये बैक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे। मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हैं जिन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों कार्बन हैं। इसको हम फ्रंट कार्बन बोलेंगे, इसको हम बैक कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ भी हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो इन हाइड्रोजन्स के बीच में कुछ रिपल्शन होगा। हाइड्रोजन के बीच में एटॉमिक रिपल्शन होगा। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन तो बहुत छुटका सा है। हाँ, तो रिपल्शन भी बहुत छोटा सा है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में, जो सिंगल बॉन्ड है उसमें फ्री रोटेशन होता है। और फ्री रोटेशन होने की वजह से ये जो तीनों बॉन्ड हैं ये रोटेट हो सकते हैं। रोटेट होके इस तरीके से हो जाएंगे, रोटेट होके फिर से ऐसे बन जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो एक मॉलिक्यूल हमारे सामने दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल के और भी ओरिएंटेशन आपको नज़र आएंगे। ठीक है, एक ओरिएंटेशन में और बना देता हूँ। ध्यान से देखिए कैसा दिखेगा कि सपोज़ ये जो मॉलिक्यूल फर्स्ट में आपको दिख रहा था, उस समय इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे भी एक और हाइड्रोजन था, और इसके भी जस्ट पीछे, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना तो हमें पीछे ही दिखाई देगा, इसके जस्ट पीछे ये ओवरलैप करता हुआ। ठीक है, अगर ये बॉन्ड रोटेट होता है तो ये तीनों हाइड्रोजन आराम से रोटेट हो सकेंगे। और रोटेट होने के बाद सपोज़ कि ये ऐसा दिखने लगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन। तो ये एक तरह से ऐसा हो रहा है कि फ्रंट कार्बन का ये हाइड्रोजन, इसकी अगर शेडो बनाई जाए तो यहाँ पे बनेगी इसकी शेडो, और ये दोनों हाइड्रोजन इससे दूर रहेंगे। तो 2 ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले में हम लोग बोलेंगे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब हम इधर से देखें तो ऐसे ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर। और ऐसे वाले को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर। ठीक है, 2 तरह के हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड जो है वो लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन है। कौन कौन सा रिपल्शन है? ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ, बहुत कम करेंगे, बहुत कम एनर्जी का रिपल्शन होगा ये जो रिपल्शन होगा इसको हम बोल रहे हैं एटॉमिक रिपल्शन। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस तरह का एटॉमिक रिपल्शन और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इस वजह से ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है। किससे? स्टैगर्ड फॉर्म से। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हो रहा है, इसके जस्ट पीछे खाली जगह है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बनेगा। अगर हम लोग MOT की तरफ जाएं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सोचें तो अगर ये बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऐसा होगा। तो इसके एंटी बॉन्डिंग जो कि खाली पड़ा है उसमें ये भरे हुए का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा। इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स के इसी तरह के डिफरेंट ओरिएंटेशन देखेंगे।
रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के अंदर कि ये बॉन्ड रोटेट हो जाए और ये इस फॉर्म में आ जाए। तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकती है, होती रहती है। ठीक है, एक बीकर में अगर आपने, बीकर में तो नहीं भर सकते, ईथेन जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल है तो बीकर में नहीं भरेंगे, इसको भरेंगे एक सिलेंडर में। सपोज एक सिलेंडर में, सिलेंडर को बंद कर देते हैं, ठीक है, कैप लगा के। ओके, तो सिलेंडर में आपने ईथेन भरी है, यहाँ पे छेद रह गया क्या? इस सिलेंडर में ये जो ईथेन है उसके मॉलिक्यूल इस फॉर्म में भी होंगे और इस फॉर्म में भी होंगे, एक्लिप्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे और स्टैगर्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे से टकराते हुए रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ज़्यादा कौन सा अवेलेबल होगा, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा स्टैगर्ड फॉर्म अवेलेबल होगी, क्योंकि वो मोर स्टेबल फॉर्म है। अगर हम टेम्परेचर डाउन करते जाएं, मॉलिक्यूल को बिल्कुल एनर्जी निकाल दी जाए, ठंडा कर दिया जाए, तब ये दोनों फॉर्म हमें डिफरेंट ऑब्जर्व हो जाएगी इस वाले में। लेकिन हम इन दोनों फॉर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते मतलब ये दोनों एक ही है, एक दूसरे में बदल सकती है, मतलब ये दो नहीं है, दो नहीं है तो ये आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ये वाला तरीका। कौन सा तरीका है ये, जिसमें हमने ये ओरिएंटेशन देखा है, ये हमारा सोहॉर्स वाला ओरिएंटेशन है। कौन सा है? सोहॉर्स। ये हमने सोहॉर्स में सीखा। ठीक है, इसी तरह हम लोग चाहें तो इसी को न्यूमैन में भी सीख सकते हैं। कैसे? न्यूमैन में कैसे सीखेंगे? न्यूमैन में एक कार्बन को हम लोग सर्कल मानते हैं और एक कार्बन को हम लोग डॉट मानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ कि ये एक कार्बन है और एक पीछे वाला कार्बन। तो फ्रंट कार्बन जो है, इस फ्रंट कार्बन के ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बैक कार्बन के भी हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये बैक कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल का कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखते हैं। फ्रंट के कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मीथेन की, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्रंट और इसको बैक मान लो। ठीक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट और ये बैक। तो फ्रंट के 3 हाइड्रोजन और बैक के भी 3 हाइड्रोजन। फ्रंट को हमने माना है ये डॉट और बैक को हमने माना है सर्कल। हमने ओरिएंटेशन जब सीखा था, इस जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें ये 41 नंबर का वीडियो है, स्टार्टिंग के 1 2 3 जो थे, तब हमने बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब सीखे थे। उसके बाद में हमने प्रोजेक्शंस भी सीखे थे, न्यूमैन, फिशर, वेज डैश। तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ये बनाया गया है। तो बैक वाले के भी 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ बैक वाले के 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ये फ्रंट वाला और ये दोनों बैक वाले एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, ये एंगल जो दिख रहा है, इस एंगल, कितना एंगल दिख रहा है वैसे देखा जाए तो, ये दिख रहा है 60 डिग्री का एंगल। कितना है? 60 डिग्री का एंगल। तो इस एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। डेफिनेशन में अभी थोड़ी देर में लिख ही दूंगा, डाईहेड्रल एंगल। अच्छा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल नहीं है ये। नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसका ये हाइड्रोजन और ये कोई कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल में हमेशा 3 एटम होते हैं। ठीक है, कितने एटम होते हैं? 3 एटम होते हैं। बॉन्ड एंगल बोलेंगे इसको। लेकिन अगर 4 एंगल हों तो उसको बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, अगली स्लाइड में सिखाता हूँ। वही अपना फेवरेट जो है, टेबल पे मॉलिक्यूल को सुला देते, फिर देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, अभी के लिए ये देखिए कि फ्रंट बैक समझ में आ गया है। तो इस वाली फॉर्म को हम बोलेंगे स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के डिस्टेंस पर है, काफ़ी दूरी पर है। ये जो एंगल दिख रहा है वो 60 डिग्री का है। तो मैं पीछे वाले मॉलिक्यूल को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ या क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए, पीछे वाले मॉलिक्यूल के कार्बन को घुमाया तो पीछे वाले हाइड्रोजन जस्ट आगे वाले हाइड्रोजन के, मतलब पीछे की तरफ छुप जाएंगे। क्या बोला मैंने? पीछे वाले हाइड्रोजन आगे वाले हाइड्रोजन के पीछे छुप जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये फ्रंट कार्बन, इसके हाइड्रोजन, ये तीनों,
और ये जो बैक कार्बन है इसके जस्ट हाइड्रोजन भी जस्ट पीछे, मतलब हम लोग ये वाली जो फॉर्म थी ना ये इसके पीछे, तो इसको हम लोग फ्रंट ले रहे हैं और इसको हम लोग बैक ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है, ये फ्रंट है और पीछे की तरफ में बैक है। सिमिलरली यहाँ भी हमने इसको फ्रंट लिया है और ये बैक। तो देखिए फ्रंट में उल्टा y है और बैक में सीधा y, अल्फ़ाबेट x y z, ये y है सीधा, फ्रंट में उल्टा। यहाँ देखिए फ्रंट में उल्टा है और बैक में सीधा है, दिख रहा है y। ओके, इसको बोल रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म और इसको बोल रहे हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको समझ में आ गई। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, रूम टेम्परेचर पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो एंगल बनाया है इसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, वो समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेबल है, ठीक है, टेबल से क्या है 3D दिखाने में ठीक लगता है, ये आपका टेबल। अब इस टेबल पे, अच्छा 2 बार लिख देता हूँ ताकि और भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, 4 एटम हम लोग रख रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2O2 का। ठीक है, H2O2 के एग्जांपल में मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, चारों एक ही टेबल पे है। किस टेबल पे है? एक ही टेबल पे है। ठीक है, अब 3 बार बनाना पड़ेगा, 1 बार इधर और, ठीक है, आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे रोटेशन होगा। रोटेशन होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो सपोज कि ऊपर आ गया, ऊपर आ गया इन द सेंस कि वेज पर आ गया। किस पर आ गया? वेज पर। ठीक है, और तीसरा ओरिएंटेशन में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, O और H ऐसा। अब जो एंगल है इन चारों एटम के बीच का, ये क्योंकि टेबल पर ही रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो डाइहेड्रल एंगल है वो हम कहेंगे 0 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, इस टेबल पर ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, ये बॉन्ड भी टेबल पर है और ये ऊपर है, मतलब 90 डिग्री स्टैंडिंग पोजीशन में। जैसे कि आपके टेबल पे आपने अपना पेन स्टैंड कर दिया हो, पेन को ऐसे खड़ा रख दिया हो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये 90 डिग्री पे है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल नहीं, डाइहेड्रल एंगल क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ हम कहेंगे 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये इधर है और ये इधर है, दोनों के बीच में 180 का एंगल है। वेक्टर तो आपने पढ़े होंगे, दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो एक दूसरे को ऐसे हम लोग 180 डिग्री बोल देते हैं। तो ये है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल की खास बात क्या है? डाइहेड्रल एंगल 4 एटम के बीच में होता है, जबकि बॉन्ड एंगल सिर्फ 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हमेशा हम लोग क्या चेक करते हैं? डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, अब ये जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म है, इनका एनर्जी प्रोफाइल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन एनर्जी या तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, कौन स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, या फिर ये एनर्जी प्रोफाइल वाला क्वेश्चन बनता है। तो एनर्जेटिकली अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, एटॉमिक रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्सिनल स्ट्रेन। डेफिनेशन अभी लिखेंगे। तो इस वजह से ये वाली जो फॉर्म है एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, और जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एंगल अभी 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमने क्या किया? रोटेशन किया। फ्रंट वाले को एच डीज रखा, बैक वाले को रोटेट किया। तो जैसे ही रोटेट किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गए। ठीक है, जो बैक वाले हाइड्रोजन जस्ट पीछे की तरफ छुपे हुए थे वो अब हमें दिखने लगे, हेलो हाय करने लगे। तो ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे स्टैगर्ड फॉर्म आ गई। जो एक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। फिर वापस आप 120 करोगे, जैसे मार्क कर देता हूँ, पीछे वाले को एच लिख देता हूँ। एक बार 60 घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, ये आ गया। दूसरी बार 60 घुमाओगे, 60 डिग्री घुमाओगे तो फिर से इसके पीछे चला जाएगा ना, तो फिर से एक्लिप्स आ जाएगी। फिर 60 घुमाओगे, फिर से स्टैगर्ड आ जाएगा। तो एनर्जी प्रोफाइल कैसा बनेगा? 60 पे नीचे आएगा क्योंकि स्टेबल है। 60 पे नीचे क्यों आ रहा है? 60 स्टैगर्ड है। 60 डिग्री पे ये देखो, 60 डिग्री पे स्टैगर्ड फॉर्म है, ये डाइहेड्रल एंगल है, स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल है, एनर्जी नीचे आ गई है।
120 पे फिर से उसके पीछे छुपेगा, 180 पे फिर से नीचे आ जाएगा, 240 पे फिर से ऊपर, 300 पे फिर से नीचे, और 360 अगर मैं कहूँ, मान लो मैं यहाँ 360 कह देता हूँ, 360 मतलब 0, बात वही हुई है। तो ये जितनी भी टॉप पोजीशंस हैं वो सारी टॉप पोजीशन एक्लिप्स फॉर्म को दिखा रही है, और सारी बॉटम पोजीशन स्टैगर्ड फॉर्म को दिखा रही है, मोर स्टेबिलिटी को दिखा रही है। और इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है 12.5 किलो जूल पर मोल। कितना होता है? 12.5 किलो जूल पर मोल, अराउंड 3 किलो कैलोरी आप बोल सकते हो, क्योंकि 4.198 या 4.2 से डिवाइड करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म जो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है ईथेन की, वो दोनों एक दूसरे से 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिफरेंस रखती है। इस वजह से स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एक्लिप्स से, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल में अवेलेबल होती है। ठीक है, इसी तरह अगर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ये जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये क्या है? द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस that take place during the rotation about the carbon bond is called conformational analysis। क्योंकि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसके ऊपर जो रोटेशन हो रहा है, उसी की वजह से जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? इन टेट्रा एटॉमिक सिस्टम, मैंने आपको बताया था 4 एटम होंगे, बॉन्ड प्रेजेंट ऑन adjacent atom may lie in the same plane or in different plane. The angle between these planes is called dihedral angle, जो मैंने आपको टेबल से बताया। ये चारों सेम प्लेन में है, एटम्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, इसका एटम और इसका एटम, इनके एंगल देखने हैं हमको। ये दोनों सेम प्लेन में है 0, ये 90 डिग्री खड़ा हो गया ऐसे सीधा 90 डिग्री, और उसी में इधर आ गया 180। ये है डाइहेड्रल एंगल की डेफिनेशन। इसी तरह टॉर्सिनल स्ट्रेन जो मैंने नाम लिया था, वो क्या है? हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन और पिजर स्ट्रेन। और ये एटॉमिक रिपल्शन की वजह से हो सकता है। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ H बैठा है, यहाँ भी H बैठा है, दोनों एक दूसरे के रिपेल कर रहे हैं, दोनों एटम है, एटम एटम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एटॉमिक रिपल्शन। इससे एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है ना। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी बढ़ेगी इससे भी, स्टेबिलिटी इससे भी कम होगी। ठीक है, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन के लिए जिम्मेदार हैं ये दोनों। ठीक है, ये तो कम करता है टॉर्सिनल स्ट्रेन को, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था सामने वाले का बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगा। तो इसमें तो आपको ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम इसका स्टैगर्ड बनाएं, स्टैगर्ड ऐसा दिखेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो फ्रंट कार्बन का ये जो बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्ड, ये एंटी बॉन्ड, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसको बोल रहे हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। वो थोड़ा स्टेबिलिटी लाता है, एनर्जी कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन इन दोनों की वजह से बढ़ता है, इन दोनों इसकी वजह से कम होता है। ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है मेनली टॉर्सिनल स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए, जिसका दूसरा नाम है पिजर स्ट्रेन। इसी स्ट्रेन की वजह से 12.5 किलो कैलोरी का डिफरेंस आया है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच में। फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फर्मर्स हैं। क्या है? एक दूसरे के कॉन्फर्मर्स। जैसे हमने आइडेंटिकल कहा था, होमोमर, डायस्टीरियोमर, मेटामर, टॉटोमर, वैसे ही ये क्या है? कॉन्फर्मर। ठीक है, एक दूसरे के इन्फॉर्मर नहीं है, कॉन्फर्मर है। ठीक है, CON, कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मेशन उसी से नाम पड़ा है। ओके, इसी तरह प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में भी सिमिलर चीज़ है। प्रोपेन में एक मिथाइल हमने लगा दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये मिथाइल। मिथाइल हाइड्रोजन से झगड़ा करेगा, एक्लिप्स फॉर्म, अनस्टेबल, ज़्यादा एनर्जी की। हाइड्रोजन इधर आया, 60 पे घुमा, स्टैगर्ड बना। फिर हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, फिर से वही झगड़ा स्टार्ट।
जब ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, क्योंकि पीछे वाला घूमेगा ना, एक व्हील घूमेगा। देखो मैं व्हील घुमा के दिखाता हूँ। अगर आपका दिमाग घूम रहा है और आपका व्हील नहीं घूम रहा है तो मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सुंदर बनना चाहिए ना। देखिए ये ऐसे ऐसे घुमाते हैं, देखें, घूम जा बेटा घूम जा, ऐसे चक्कर आ रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है। तो देखिए अभी जब मिथाइल के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, फिर 60 डिग्री, फिर वापस दूसरा वाला पीछे आ गया, फिर 60 डिग्री, फिर पीछे आ गया, मतलब यह हाइड्रोजन पीछे आ जाएगा ना, ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के पीछे आ जाएगा। तो हर बार 60 डिग्री पे पीछे आएगा। देखो हर बार 60 डिग्री पे हाइड्रोजन पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये इसके पीछे, फिर वापस घुमाएंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर इधर आएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो एक्लिप्स स्टैगर्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। वही सेम डायग्राम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, बस एनर्जी अलग होगी। एनर्जी क्यों अलग होगी? एनर्जी इसलिए अलग होगी भैया क्योंकि हाइड्रोजन का झगड़ा था, चुटकों का झगड़ा था, अब बड़ा झगड़ा है। बड़ा झगड़ा कौन है? बड़ी लड़ाई किसकी वजह से हो रही है? मिथाइल की वजह से। मिथाइल बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बड़ा ही है। हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्शन होगा, और ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये जो एनर्जी गैप आया है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? उसमें मैंने आपको कहा था 3 किलो कैलोरी आ रहा है ना। 12.5 नाम वैल्यू लिखी थी किलो जूल में, कैलोरी में 3 किलो कैलोरी। तो अगर मिथाइल आ जाएगा तो 3 की बजाय 3.5 किलो कैलोरी। कन्वर्ट आप कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना 3.5 या 3.4। अच्छा एक काम करता हूँ, आपके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, किलो कैलोरी में आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद लिखना है किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके। ठीक है, और इसमें जो एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, अच्छा मैंने टेढ़ा बना दिया, बाकी ये सेम लेवल पे ही है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, सेम लेवल पे होने चाहिए भैया। ये देखिए ज़रा ध्यान से। हाँ अब ठीक है, ये सेम लेवल पर है। डिफरेंस कितना है? 3.4। कितना है? 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। और आपके लिए जगह छोड़ दी है, आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करके लिख देंगे। एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप याद हो ही जाना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, प्रोपेन का देख लिया। प्रोपेन में भी एक्लिप्स स्टैगर्ड होता है। कौन ज़्यादा स्टेबल? हमेशा स्टैगर्ड। डाइहेड्रल एंगल 60, यहाँ डाइहेड्रल एंगल एक दूसरे के जस्ट पीछे छुपे हुए 0, ये 60। अगर वापस ये यहाँ जाए, अच्छा इस मिथाइल का इस पीछे वाले हाइड्रोजन से पूछे तो 120, इस वाले हाइड्रोजन का इससे कितना है? 180, है ना। एंगल समझ में आ रहे? अगले वाले में पूरे समझ आ जाएंगे। कौन है? ब्यूटेन। यहाँ आपको ध्यान देना है मिथाइल और मिथाइल का, यहाँ तो और बड़ा झगड़ा है। पहले तो हाइड्रोजन लड़ रहे थे, फिर मिथाइल हाइड्रोजन लड़ रहे थे, और अब कौन लड़ रहे हैं? मिथाइल। तो और बड़ा झगड़ा मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। तो ये सबसे अनस्टेबल फॉर्म हो गई। ठीक है, दोनों झगड़ रहे हैं। 60 डिग्री पे घुमाया तो भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, ये आगे। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। इस वाली फॉर्म को बोलते हैं गॉच। क्या बोलते हैं? गॉच। अच्छा एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ मैं पहले ही। आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन के कितने कॉन्फर्मर पॉसिबल हैं, कितने कॉन्फर्मर पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड 2, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? देयर आर इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स पॉसिबल फॉर एनी मॉलिक्यूल। क्यों इनफाइनाइट? अरे भैया हमने 60 डिग्री घुमाया, वो तो हमारी मर्जी से घुमाया। हम तो एनर्जी देखना चाह रहे थे, एनर्जी ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, कंपेयर करना चाह रहे थे, इसलिए हमने 60 डिग्री घुमाया। मॉलिक्यूल की मर्जी, वो तो 1 डिग्री घूमेगा, वो तो 1 भी नहीं घूम रहा, वो कहेगा मैं तो 0.00001 डिग्री घूमूंगा, फिर थोड़ी देर बाद 0.00002 डिग्री घूमूंगा। ऐसे करके तो इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स बन जाएंगे ना। तो 2 हम लोग पढ़ते हैं, बाकी पॉसिबल कितने हैं? इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स पॉसिबल हैं। तो ये एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड, और इनके बीच में जितने भी होंगे 60 डिग्री 0 से 60 के बीच में इस ग्राफ पे यहाँ जितने भी कन्फर्मर्स होंगे उन सबको बोलते हैं स्क्यू। SKEW। क्या बोलते हैं? स्क्यू।
SKEW। 0 से 60 के बीच वालों को सबको क्या बोलते हैं? स्क्यू। ठीक, ओके, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो 0 है, 0 से 60 के बीच वाले सारे स्क्यू। 60 वाले को क्या बोलते हैं? गॉच फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच, GAUCHE, गॉच फॉर्म। तो यहाँ पे 0 है, दोनों एक दूसरे से एक्लिप्स्ड हैं। ये स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड में 60 डिग्री को गॉच बोलेंगे। ये भी एक्लिप्स्ड, ये भी एक्लिप्स्ड, दिख रहे हैं एक्लिप्स? एक्लिप्स मतलब इसके जस्ट पीछे छुपा हुआ, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल के पीछे मिथाइल, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये भी एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये भी एक्लिप्स्ड फॉर्म है, दोनों ही एक्लिप्स्ड फॉर्म है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ मिथाइल मिथाइल झगड़ रहे हैं, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन झगड़ा कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और इसको हम बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड। या तो पार्शियल एक्लिप्स्ड बोल दो, या फिर कुछ और नाम दे दो, नॉर्मली एक्लिप्स्ड बोल दो। ठीक है, तो पहली वाली फुल्ली एक्लिप्स्ड, दूसरी वाली गॉच, तीसरी वाली एक्लिप्स्ड। इसमें हमने फुल्ली लगा दिया, ये फुल्ली है। कंप्लीटली दोनों मिथाइल मिथाइल का बड़ा वाला झगड़ा है, ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, अब फिर से घुमाया पीछे वाले को, पीछे वाले को फिर से घुमाया। यहाँ प्रिंटिंग एरर है क्या भैया? हाँ, ये मिथाइल तो पीछे आना चाहिए ना। हाँ, ये मिथाइल तो पीछे आना चाहिए, ये पीछे आ जाओ भैया, पीछे छुप जाओ। ठीक है, अब ठीक है। तो ये मिथाइल पीछे आ गया। अब क्या हो रहा है देखो, पहले 0 डिग्री था, 60 घुमाया, फिर 120 पे पीछे आ गया, फिर वापस 60 घुमाया। 60 ही घुमा रहे हैं ना, पहले 60 फिर 60 फिर 60। तो ये जो एंगल लिख रहा हूँ ना मैं, वो फर्स्ट वाले से कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 0, 60 घुमाया, ये 60, फिर यहाँ आएगा तो ये 120। ये देखो, ये मिथाइल और मिथाइल में 120। अब मिथाइल और मिथाइल में 180 का एंगल है। अगला 60 घुमाया, ठीक है, अगले 60 डिग्री पे 180 आ रहा है। अच्छा, मैं इसको जब PDF अपलोड करूँगा ना तो उसको कन्वर्ट कर दूँगा। ये जो 60, 120, 80, ये अभी कर ही देता हूँ। लो, हाथों हाथ लगे हाथ। ये जो 60 है ना, यहाँ होना चाहिए, ये 120 यहाँ होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, ये भाई साहब यहाँ, ये भाई साहब यहाँ, और ये भाई साहब यहाँ। हो गया, ख़त्म, टाटा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हर बार घुमाया कितना है? हर बार घुमाया हमने कितना है? 60 डिग्री का ही रोटेशन किया है हर बार। ठीक है, एरो पे 60 लिख देते हैं। ठीक है, 0 में 60 जोड़ा तो 60 आ गया, 60 में 60 जोड़ा तो 120, 120 में 60 जोड़ा तो 180। ये वाली जो फॉर्म है ये भी एक्लिप्स्ड है, सॉरी ये भी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है। इस स्टैगर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया है गॉचे। इस स्टैगर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया है फुल्ली स्टैगर्ड। क्या बोला है? फुल्ली स्टैगर्ड। ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, पूरा झगड़ा, या बिल्कुल झगड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इसको हम कह रहे हैं फुल्ली स्टैगर्ड या एंटी। क्या बोलते हैं? एंटी, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पे है, अपोजिट है, एंटी। ठीक है, फिर से आ गया, ये और ये दोनों सेम बात है, मिथाइल का हाइड्रोजन से, मिथाइल का हाइड्रोजन से, इसमें भी मिथाइल का हाइड्रोजन, मिथाइल का हाइड्रोजन। हाँ, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, तो ये दोनों सेम है। तो फुल्ली एक्लिप्स्ड, गॉच, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, फुल्ली स्टैगर्ड, और ये भी गॉच। तो 2 गॉच, 2 एक्लिप्स्ड, 1 फुल्ली और 1 फुल्ली स्टैगर्ड। ठीक है, नाम सारे अभी लिख दूंगा, बात समझ में आ ही रही होगी। मिथाइल घूम रहा है, मिथाइल को ऑब्जर्व करो बस। पीछे वाला मिथाइल झगड़ा कर रहा है, फिर कम झगड़ा, फिर और कम झगड़ा, फिर सबसे कम झगड़ा, फिर से ज़्यादा, फिर से ज़्यादा, और फिर से वापस ज़्यादा। तो एनर्जी प्रोफाइल जो बनेगी उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी और सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी इसी की होगी। सबसे कम एनर्जी, क्योंकि दोनों बहुत दूर दूर हैं, सबसे कम एनर्जी इनकी होगी और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी करेक्शन तो करने ही पड़ेंगे, अब मैंने पहले से ही गड़बड़ लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाराज़ थोड़ी हो रहे होंगे, नहीं नहीं, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। ठीक है, तो ये तो प्रिंटिंग एरर था ना, कॉन्सेप्चुअली हम लोग
अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग एरर तो चल जाता है। ओके, तो देखिए ज़रा ध्यान से फिर से, कहाँ थे हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले, ये मैंने सिर्फ छोटा सा यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे, सबसे पहले हाईएस्ट अनस्टेबल ये वाला, तो ऊपर से शुरू, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, थोड़ा वैल्यू के हिसाब से करते हैं। रुको, 60 पे नीचे आ गए, 120 पे फिर से ऊपर चले गए, 180 पे और नीचे आ गए, 240 पे फिर ऊपर चले गए, 300 पे फिर नीचे आ गए, 360 पे फिर ऊपर चले गए। तो ध्यान रहे, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, और ये नीचे ही नीचे है, ठीक है। डिफरेंसेस एनर्जी लिख देता हूँ मैं। ये पूरा जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी चल रही है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है, एनर्जी, और यहाँ पे डायहेड्रल एंगल चल रहे हैं, ये तो हमारे डायहेड्रल एंगल्स चल रहे हैं। तो इतना तो वैसे पूछता नहीं है, बट फिर भी मैं बना देता हूँ कि ये जो गैप है, कलर बदल देते हैं, फिर भी आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए, है ना। 3.8 किलो जूल पर मोल, और ये है 16, कितनी है, 16 किलो जूल पर मोल। ये भी 3.8 ही हुई एक तरह से, है ना, ये तो दोनों सेम लेवल पे होंगे। और मेजर डिफरेंस जो है वो ये वाला, ये और ये हाईएस्ट वाला, ये होती है 19 किलो जूल, इन 19 किलो जूल पर मोल। सारी किलो जूल पर मोल में है, सारी एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, ध्यान रहे। तो ये जो फर्स्ट जो हमारी थी, जो लीस्ट स्टेबल है ये, और मोस्ट स्टेबल के बीच में 19 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होता है, ठीक है। गॉच सेकंड मोस्ट स्टेबल है, ये हाईएस्ट स्टेबल है, फिर उसके बाद दोनों गॉच, फिर एक्लिप्स्ड, और फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड। मैं ऑर्डर बना दूंगा, ऑर्डर लिख दूंगा, नाम लिख देता हूँ सबके। सबसे पहले तो नाम लिख देते हैं, उससे पहले ये मिटाने ज़रूरी है। एक और यहाँ पे रह गया था। ओके, तो ध्यान से देखिए, नाम लिख देता हूँ, जो है नंबर डाल के लिखता हूँ, ठीक है, नंबर डाल के और अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहला जो 1 नंबर है उसका नाम क्या है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, जो कि लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि मिथाइल मिथाइल झगड़ा कर रहे हैं। 2 and 5 नहीं, 2 and 6 क्या फॉर्म है, गॉचे, ठीक है, गाउचे बोलो, गौचे बोलो, जैसे अपाचे बोलो, जो मर्जी आ जो बोलो, ठीक है, GAUCH है, गॉच फॉर्म है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी हो, जो कर सकते हो। 3 and 5 ये दोनों एक्लिप्स्ड हैं। कैसे डिफरेंस है 1 और 1 से, 1 वाला फुल्ली एक्लिप्स्ड है, 3 and 5 सिर्फ एक्लिप्स्ड है, ठीक है। और कौन सा बचा, 4th, दैट इज फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाली चीज़ें भी सीखें। कैसे सीखेंगे भैया, यहाँ पे नाम सीखेंगे बस। फ्यूचर में जब हम लोग, अरे भैया नीचे आ जाओ, नाम सीखेंगे, नाम ये सीखेंगे कि जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ मैं 2 टर्म यूज़ करूँगा, वो यहाँ लिख देता हूँ। फुल्ली एक्लिप्स्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं सिन पेरी प्लानर, क्या बोलते हैं, सिन। और फुल्ली स्टैगर्ड जो है उसको हम बोलते हैं एंटी पेरी प्लानर। बहुत काम की चीज़ है, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तब बहुत काम आएगा कि एलिमिनेशन एंटी पेरी प्लानर होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी से लिख देते हैं, और इन दोनों के नाम भी लिख देते हैं, इनको क्यों पीछे छोड़े। गॉचे जो है उसको बोलते हैं सिनक्लाइनल, गॉच को क्या बोलते हैं, सिनक्लाइनल, और एक्लिप्स्ड को बोलते हैं एंटीक्लाइनल। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, पर ठीक है, अगर कोई एडवांस का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी फ़ायदा होना चाहिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देते हैं भैया। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है फुल्ली स्टैगर्ड।
फुल्ली स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है। उसके बाद आएंगे गॉच, और उसके बाद एक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो ये हुई हमारी स्टेबिलिटी की कहानी, ठीक है। ये किसकी कहानी हुई है, ब्यूटेन की। अब थोड़ा सा एक दो केस और स्पेशल है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि गॉच जो है वो, हम लोग क्या सोचते हैं कि गॉच जो है वो फुल्ली स्टैगर्ड से पीछे रहता है। गॉच सुधार रहा है तो सुधार ले भाई। गॉच जो होता है ना वो फुल्ली स्टैगर्ड से पीछे होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। तो ये देखिए एंटी है, या फुल्ली स्टैगर्ड बोल रहा हूँ इसको मैं, ये इसी का नाम क्या था, फुल्ली स्टैगर्ड, ठीक है। तो फुल्ली स्टैगर्ड की बजाय, जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों बड़े ग्रुप कौन, एफ और OH एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एफ और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ही प्यारी, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस वजह से गॉच फॉर्म जो है वो फुल्ली स्टैगर्ड से कम स्टेबल होती है। यहाँ पे गॉच फॉर्म मोर स्टेबल होती है फुल्ली स्टैगर्ड से, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी बन सकता है, जेई में बन सकता है, नीट में भी मुझे उम्मीद है 2026 में बने, आ जाए तो बढ़िया है, खुश हो लेना। गॉच फुल्ली स्टैगर्ड से ज़्यादा स्टेबल होती है ऐसी स्पेशल कंडीशन में ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हम एंटी भी बोल रहे थे, तो एंटी वाली लेस स्टेबल है। एक सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गॉच ए फॉर्म इज मोर स्टेबल देन देयर एंटी फॉर्म, ठीक है। तो क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना के देखोगे ना, सही बात है। तो 2 एमिनो इथेनॉल, क्या स्पेलिंग मैंने सुधारी और वापस, पहले सही थी, ठीक है। 2 एमिनो इथेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 नाइट्रो इथेनॉल और 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, चारों के स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं अगली स्लाइड में। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको आ रहा हो तो, कि कौन कौन में गॉचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। नहीं तो अगली स्लाइड तो देख ही रहे हो, देखिए चारों स्ट्रक्चर बना रखे हैं, चारों में ही गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला जो था ये 2 एमिनो 2 कार्बन ही है, ये पीछे वाला 1, ये आगे वाला 2, तो 2 पे एमिनो इथेनॉल, इसमें भी गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। भाई साहब COOH आ गए हैं, तो नंबर 1 इनको, नंबर 2 फ्रंट वाले को, नंबर 3 पीछे वाले को, तो 3 हाइड्रोक्सी वाला है ये, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें भी ये वाली फॉर्म। अच्छा, इसमें जो H है वो इस H का इस O से ना करें, कैसे भी कर लो, इसका डबल बॉन्ड O और इसका हाइड्रोजन, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये 1, इसको 2, इसको 3, तो ये भी 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इसमें भी गॉच फॉर्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये वैसा है 1 2 नाइट्रो इथेनॉल, तो इसमें भी गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। PDF ये वाली आपको फिर से चैनल पे डाल ही दूंगा मैं, आप देख ही लेंगे वहाँ से, कॉन्सेप्ट क्राफ्टर PDF है ना, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी एक वीडियो और है जो हम लोग साइक्लोहेक्सेन पे करेंगे, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें GOC से करना है या आप लोगों को क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।